हम सब अक्सर ही खबरों में सुनते हैं कि तुर्की में 7.8 तीव्रता का भूकंप आया या जापान में 6.5 का। पर इन नंबरों का असली मतलब क्या होता है, आज हम इसी गुत्थी को सुलझाएंगे। रिक्टर स्केल के पीछे की कहानी और उसके विज्ञान को समझेंगे और जानेंगे कि ये भूकंप की विनाशकारी शक्ति को आखिर मापता कैसे है। तो चलिए सीधे एक सवाल से ही शुरू करते हैं। मैग्नीट्यूड 8 का भूकंप मैग्नीट्यूड 7 से कितना ज्यादा ताकतवर होता है? पहली नजर में लगता है भाई शायद थोड़ा सा ज्यादा, लेकिन इसका असली जवाब आपको सच में चौंका देगा। और यकीन मानिए, यही इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प हिस्सा है। ये समझने के लिए कि हम आज कहाँ हैं, हमें ये देखना होगा कि हमने शुरुआत कहाँ से की थी। जरा सोचिए, जब कोई वैज्ञानिक पैमाना था ही नहीं, तब भूकंप जैसी विशाल घटना की ताकत को मापा कैसे जाता होगा? ये एक बहुत बहुत बड़ी चुनौती थी। देखिए, पहले माप इस बात पर आधारित था कि लोगों ने क्या महसूस किया या फिर कितना नुकसान हुआ। मतलब, अगर कोई भूकंप घनी आबादी वाले शहर में आया तो वो किसी दूर दराज के इलाके में आए ज्यादा शक्तिशाली भूकंप से भी बड़ा लग सकता था, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वहां ज्यादा नुकसान हुआ था। वैज्ञानिकों को एक ऐसा तरीका चाहिए था जो असर को नहीं बल्कि स्रोत पर भूकंप की असली ऊर्जा को माप सके। इस मंजिल तक पहुंचने का रास्ता भी कई पड़ावों से गुजरा। 1920 के दशक में वुड एंडरसन सिस्मोग्राफ के आने से तरंगों को रिकॉर्ड करना मुमकिन हुआ। फिर 1931 में क्यू वडाटी ने कंपन और दूरी के बीच एक बहुत अहम कड़ी खोजी, और फिर 1935 में चार्ल्स रिक्टर नाम के एक शख्स ने इन सभी टुकड़ों को एक साथ जोड़ा और भूकंप विज्ञान को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। और यहीं पर रिक्टर की असली प्रतिभा सामने आती है। उन्होंने एक खास तरह के पैमाने का इस्तेमाल किया जो छोटे से छोटे झटके से लेकर सबसे भयानक भूकंप तक सबको एक ही स्केल पर माप सकता था। पर कैसे? इसका जवाब लॉगरिथम नाम के कमाल के कॉन्सेप्ट में छिपा है। इसको ऐसे समझिए जैसे आप एक ही रूलर से एक चींटी और एक गगनचुंबी इमारत दोनों की ऊंचाई मापने की कोशिश कर रहे हों। ये नामुमकिन होगा, है ना? लॉगरिथमिक स्केल एक जादुई रूलर की तरह है जो जरूरत के हिसाब से खिंचता है। इस पैमाने पर हर अगला नंबर एक छोटा कदम नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी छलांग है जिसमें जमीन का कंपन सीधे 10 गुना बढ़ जाता है। और यहीं पर बात हैरान करने वाली हो जाती है। पैमाने पर एक नंबर बढ़ने का मतलब है कि जमीन 10 गुना ज्यादा कांपेगी। ठीक है, लेकिन जो ऊर्जा निकलती है, यानी कि जो असल विनाशकारी शक्ति है, वो लगभग 32 गुना ज्यादा होती है। ये एक बहुत बड़ा अंतर है और यही वजह है कि मैग्नीट्यूड 7 और 8 के भूकंप में जमीन आसमान का फर्क होता है। ये चार्ट देखिए, ये शानदार ढंग से दिखाता है कि ऊर्जा कितनी तेजी से बढ़ती है। मैग्नीट्यूड 7 से 8 की छलांग देखिए और फिर 8 से 9 तक। इसका सीधा मतलब ये है कि मैग्नीट्यूड 9 का भूकंप मैग्नीट्यूड 7 से सिर्फ 2 कदम बड़ा नहीं है, बल्कि वो लगभग 1000 गुना ज्यादा ऊर्जा छोड़ता है। ये सच में अविश्वसनीय है। रिक्टर का पैमाना क्रांतिकारी था, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इसकी भी एक सीमा थी। और जब दुनिया के सबसे शक्तिशाली भूकंपों का सामना करने की बात आई तो ये पैमाना छोटा पड़ गया। 2004 में सुमात्रा या 2011 में जापान जैसे महाभूकंपों ने जो भारी तबाही मचाई, उसने लाखों लोगों की जिंदगियां बदल दी। और इन्हीं महाभूकंपों ने रिक्टर के मूल पैमाने की एक बहुत बड़ी कमी को दुनिया के सामने लाकर रख दिया। समस्या थी सैचुरेशन। इसे ऐसे समझिए जैसे आप एक चाय के कप से सुनामी को मापने की कोशिश कर रहे हों। वो कप तो तुरंत भर जाएगा, है ना? मूल सिस्मोग्राफ भी इतनी विशाल ऊर्जा को मापने के लिए बना ही नहीं था। वह बस अपनी अधिकतम सीमा पर पहुंचकर रुक जाता था। तो नतीजा ये निकला कि मूल रिक्टर स्केल, जिसे हम ML स्केल कहते हैं, वो लगभग 7.0 मैग्नीट्यूड पर ही सैचुरेट हो जाता था। मतलब वो 7.5, 8.5 या 9.5 के भूकंप के बीच सही से फर्क बता ही नहीं सकता था, जबकि उनकी विनाशकारी शक्ति में बहुत बहुत बड़ा अंतर होता है। तो अब वैज्ञानिक एक बड़ी मुश्किल में थे। उनका रूलर सबसे बड़े भूकंपों के लिए बहुत छोटा था। उन्हें एक नए सिस्टम की जरूरत थी जो कभी सैचुरेट न हो, और उन्होंने जो बनाया वही हम आज इस्तेमाल करते हैं। और यही एंट्री होती है मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल की, यानी MW की। ये आज का स्टैंडर्ड है। ये तरंगों की ऊंचाई नहीं मापता, बल्कि भूकंप के स्रोत पर निकली कुल ऊर्जा को मापता है। और सबसे जरूरी बात, इसकी कोई ऊपरी सीमा नहीं है।
तो अगर इसे संक्षेप में समझे तो पुराना रिक्टर स्केल यानी ml तरंगों की ऊंचाई पर आधारित था और बड़े भूकंपों पर फेल हो जाता था। वहीं आधुनिक मोमेंट मैग्नीट्यूड स्केल यानी MW कुल ऊर्जा को मापता है और हमेशा सटीक होता है। ये बिल्कुल एक लहर की ऊंचाई मापने और पूरे सुनामी की ताकत मापने के बीच के अंतर जैसा है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर हम MW का इस्तेमाल करते हैं तो खबरों में अब भी रिक्टर स्केल क्यों सुनाई देता है? क्योंकि वैज्ञानिकों ने MW स्केल को बहुत चालाकी से इस तरह डिजाइन किया कि उसके नंबर पुराने स्केल से मेल खाते रहें। इसलिए मैग्नीट्यूड 5 का मतलब आज भी वही है जो पहले था, ताकि आम लोगों में कोई कंफ्यूजन ना हो। लेकिन इतनी सटीक माप होने का आखिर फायदा क्या है? ये सिर्फ विज्ञान के लिए नहीं है, ये सीधे तौर पर जाने बचाने से जुड़ा है। एक तेज और सटीक माप ही हर चीज की शुरुआत है। ये भूकंप की पूर्व चेतावनी प्रणालियों और सुनामी के खतरे के आकलन की नींव है। इसी से लोगों को तैयारी के लिए वो कीमती सेकंड मिलते हैं। ये आपातकालीन टीमों को सही दिशा देता है और लंबे समय में हमें ज्यादा सुरक्षित इमारतें बनाने में भी मदद करता है। ये सिस्टम एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करता है। देखिए, भूकंप दो तरह की तरंगे छोड़ता है। पहली, एक तेज लेकिन कम हानिकारक पी वेव, और उसके पीछे आती है धीमी लेकिन ज्यादा विनाशकारी एस वेव। सेंसर पहली पी वेव को पकड़ते ही तुरंत एक अलर्ट भेज देते हैं और इस तरह ज्यादा खतरनाक एस वेव के आने से पहले की रेस जीत जाते हैं। अब सुनने में शायद ये ज्यादा समय न लगे, लेकिन संकट के समय कुछ सेकंड्स की भी बहुत कीमत होती है। ये लोगों को सुरक्षित जगह पर जाने, ट्रेनों को धीमा करने और जरूरी ऑपरेशंस को रोकने के लिए काफी समय दे सकता है। तो हमने जमीन के कंपन को सिर्फ महसूस करने से लेकर उसकी ऊर्जा को सीधे स्रोत पर मापने तक का लंबा सफर देखा है। चार्ल्स रिक्टर के शानदार लॉगरिथमिक स्केल से लेकर आज की आधुनिक चेतावनी प्रणालियों तक, जो हमें कीमती सेकंड्स देती हैं, भूकंप को मापने का ये इतिहास लगातार प्रगति की कहानी है। और ये हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल के साथ छोड़ जाता है। जैसे जैसे तकनीक बेहतर होती जा रही है, क्या हम कभी इन सेकंड्स की चेतावनी को मिनटों में बदल पाएंगे?